जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार जुड़ रहे हैं फिर से डेली डोज संख्या 334 में। आज तारीख है 31 अगस्त 2020 और आप सभी को याद होगा कि मैंने 30 अगस्त को आपसे कहा था कि अब तक जितने भी अगस्त में करंट 1 अगस्त से लेकर के और 30 अगस्त है उनको रिवाइज कर लीजिए और 31 अगस्त तक किसी भी स्थिति में पूरे अगस्त करंट अफेयर्स आप याद रखेंगे और किसी भी मासिक पत्रिका को लेकर के और आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप करंट के लेवल को कितना बेहतर धीरे धीरे बना चुके हैं। अगर आप नियमित हैं तो लगभग उसमें के सभी प्रश्न आपसे इजीली सॉल्व होते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आपके लिए बोनस साबित हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आप नहीं कर रहे तो आज से ही इस चीज को फिर से आदत डालिए क्योंकि एग्जाम्स में वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज का पहला प्रश्न है, तेलुगु भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 29 अगस्त को। अब आपको पता है कि कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए। तो तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। एक दिवस और भी मनाया जाता है 29 अगस्त को। वो कौन सा दिवस है? तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कौन सा दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? तो ये जो हॉकी के जादूगर कहा जाते हैं कौन? मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? उत्तर है 25 लाख। तो पहले कितना था? आइए अब इसके बारे में इन डिटेल समझते हैं कि ये ऐसा करता कौन है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि युवा मामलों और खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, और उन्होंने ही राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार की 7 कैटेगरीज में से 4 पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा करी है। ठीक है, जिसमें से कि एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि ये जो राशि है वो आखिरी बार 2008 में बढ़ाया गया था, यानी 2008 के बाद अभी तक कोई भी खेल पुरस्कार की राशि नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितना अमाउंट मिलता था? 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख। अब वो कितना मिलेगा? 25 लाख। इसी के तहत अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? उत्तर है 15 लाख। पहले कितना मिलता था अर्जुन पुरस्कार के तहत? 5 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ध्यान देंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 तरीके का होता है, एक लाइफ टाइम और एक नियमित। तो जो लाइफ टाइम है उसकी राशि पहले 5 लाख थी, बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? 15 लाख। और जो रेगुलर है अर्थात नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसकी राशि पहले 5 लाख थी, बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे कि हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि कुल 7 कैटेगरी जिसमें कि कुछ खेल पुरस्कार और कुछ साहसिक पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस चीज को इन डिटेल समझने के लिए आप डेली डोज संख्या 330 के प्रश्न संख्या 2 पे जाएं। ठीक है, और वहां पे अभी हाल ही में एडवेंचर के लिए किसको अवार्ड मिला है, इन सभी चीजों को इन डिटेल बताया हमने। मैं वैसे आपको कहूंगा कि डेली डोज संख्या 325 से लेकर के और 334 तक आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम इस 9 डेली डोज को आप बहुत गहन तरीके से अध्ययन कर लें क्योंकि इस डेली डोज से यानी इन 9 डेली डोज से कम आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न श्योर एंड सर्टेन है और वो 2 से 3 प्रश्न कोई भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक किसी भी परिस्थिति में समय निकाल के जरूर देखिए। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के इतिहास के बारे में, यानी कि क्या क्या कंडीशंस बने और क्यों हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाने लगा। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप एक कहानी के तौर पे जानने का प्रयास करते हैं तो वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहता है। अब ध्यान देंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हॉकी के जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद को भारतीय डाक ने 1979 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी। ठीक है, और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद। तो यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि किस स्टेडियम का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किया गया? उत्तर होगा दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का। अब इसके बाद ध्यान देंगे कि आगे क्या हुआ कि 2012 ईस्वी में घोषणा किया गया कि खेल की भावना एवं जागरूकता को फैलाने के लिए विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से मेजर ध्यानचंद के खेल में उत्कृष्ट ध्यान को
योगदान को देखते हुए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा हुई। तो यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? 2012 में। कब से? 29 अगस्त। 29 अगस्त से क्यों? क्योंकि वो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। ठीक है, अब इन्हीं को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद है उन्होंने अपने देश के लिए 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले इंसान रहे। ठीक, अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो मेजर ध्यानचंद है उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, यानी कि 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल लाया था। एक बात और भी ध्यान देंगे यहां से कि इन्होंने कुल 185 मैच खेले, जिसमें से कि उन्होंने 570 गोल टोटल किए। ठीक है, और हॉकी का लगाव ध्यान देंगे एक बात और कि हॉकी का लगाव ऐसा था उनका, आखिर उनका नाम, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि उनका नाम ध्यानचंद क्यों पड़ा, तो मेजर ध्यानचंद का हॉकी के प्रति इतना काफी लगाव था कि वो जो चांदनी रात होता है उसमें भी हॉकी का प्रैक्टिस उसकी लाइट से किया करते थे, और इस वजह से उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। ठीक है, तो अब एक बात और भी आप ये ध्यान देंगे कि जो मेजर ध्यानचंद हुए वो पद्म भूषण पाने वाले तीसरे भारतीय नागरिक बने। कौन? तीसरे भारतीय नागरिक जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार जीता, वो कौन थे? तो वो थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके करंट से जुड़ा हुआ, वो क्या कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ठीक है, उन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश का आने वाले समय में एग्जाम देने वाले। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे आप कि इसके अंतर्गत केशव प्रसाद मौर्य ने 29 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक, जो उनके गांव में उनके घर हैं, उनके घरों तक मार्ग पहुंचाने का, यानी कि सड़क की कनेक्टिविटी करने की बात कही है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 के तरफ। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर बनाने हेतु किस देश की कंपनी के साथ समझौता हुआ है? उत्तर है रूस। अब ध्यान देंगे इसके बारे में कि जो अपने यहां का आईआईटी है, ठीक है, अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जो पूर्व छात्रों की परिषद थी आईआईटी एलुमिनी काउंसिल ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए रूस के किस कंपनी से तो रूस के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और रूस के सॉफ्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, और इसके तहत भारत रूसी संयुक्त परियोजनाओं के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन, क्वांटम प्रौद्योगिकी और डेटा सुरक्षा के तहत इन्होंने ऐसा करा है। अब यहां पे एक टर्म आया है क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या? ठीक, अब इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है आपसे। भारत में सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर है अभी वर्तमान में? सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर की तुलना में जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो कई मिलियन गुना तेज है। ठीक है, साथ ही यह जीनोम परीक्षण की लागत को 1 लाख रुपए से घटा करके 1000 रुपए से भी कम प्रति नमूने पर ले आएगा। और इस तकनीक के देश में आने के बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में क्रांति आ जाएगी। ठीक, और यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इस क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए हम सटीक मौसम की भविष्यवाणी कर पाएंगे। ठीक, एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में सिमुलेशन की प्रक्रिया को हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कृषि एवं सामाजिक क्षेत्रों में बहुत कम लागत में गुणात्मक बदलाव कर सकेंगे। ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल इसलिए होगा क्योंकि इस प्रश्न में कुछ नए नए टर्म्स आपके लिए यूज करे गए हैं। ठीक है, और इस कंटेंट को छोड़ना मैं उचित नहीं समझता था, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगे वो सही है। आप इसे 2-3 बार ध्यान से सुने, इसको लिखें और रिवाइज कर लें, क्योंकि जो चीजें टफ होती हैं उनको छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता, उन्हें हम क्या करेंगे 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे।
बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता सबसे युवा लेखक कौन है? तो ये मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड, ये कितने वर्ष के हैं? तो 29 वर्ष। और इनसे संबंधित प्रश्न हमने डेली डोज संख्या 332 के प्रश्न संख्या 17 में एज इट इज मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड से संबंधित कम से कम 4 से 5 प्रश्न इन डिटेल डिस्कस करा है। तो आप जाइए डेली डोज संख्या 332 के प्रश्न संख्या 17 पे और उस चीज को किसी भी स्थिति में जाकर के वहां से आप जरूर देखें, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? उत्तर है सलीजा धामी। अब ध्यान देंगे कि भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर कौन? सलीजा धामी ने फ्लाइंग यूनिट की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का कीर्तिमान हासिल किया, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि यह हिंडन स्थित वायुसेना के हवाई अड्डे में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट के फ्लाइट कमांडर का पदभार संभाला है। किसका? चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट के फ्लाइट कमांडर का इन्होंने पद संभाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न संख्या 9 से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। रूस में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? उत्तर है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी EEF का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, और उन्होंने बतौर चीफ गेस्ट हमारे प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया, ठीक है, जो कि 5 तारीख को यानी 5 सितंबर को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ये हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20वें भारत रूस सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट्स आप यहां से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। भारत का पहला ऐतिहासिक स्मारक जिसमें बेबी फीडिंग रूम की सुविधा होगी? उत्तर है ताजमहल। कौन? ताजमहल। तो आप एज इट इज इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अगर आप UPSI के एग्जाम के लिए जाते हैं तो आप और भी इसको ज्यादा ध्यान से रखेंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो स्टेट ओरिएंटेड होते हैं वो बनाए जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा 9000 फीट साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया? उत्तर है मनाली, हिमाचल प्रदेश। अब जैसे ही मैंने सबसे ऊंचा नाम लिया और हिमाचल प्रदेश का नाम लिया, आपको एक बात जरूर स्ट्राइक किया होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बना था। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। किस जिले में? लाथौल जिले में। जगह कौन सा था? टंसीगंग। तो टंसीगंग लाथौल जिला हिमाचल प्रदेश में ही 2019 के लोकसभा का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ का भी रिकॉर्ड है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। साइकिलिंग ट्रैक भी कहां पे? हिमाचल प्रदेश मनाली में, जबकि सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहां पे? टंसीगंग हिमाचल प्रदेश में। जिले का नाम पूछे तो लाथौल, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बहुत बार हमारे सामने आ चुके हैं। कौन? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित होने से एक दिन पूर्व ही किस एथलेटिक्स प्रशिक्षक का निधन हो गया? उत्तर है पुरुषोत्तम रॉय। अब यहां पे एक बात आप ध्यान देंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों मिलता है? तो ये किसी को टीचिंग के क्षेत्र में, अर्थात वो किसी भी कार्य में प्रशिक्षक है, अगर टीचिंग ही नहीं किसी भी चीज में अगर वो आपका प्रशिक्षक है तो उसके लिए मिलेगा उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार। जबकि अर्थात जो आपका गुरु है, एक शब्द में कहें तो, ठीक। जबकि अगर आप प्लेयर हैं किसी भी क्षेत्र में तो आपको मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है सुशांत सिंह राजपूत। और खास करके जो भी लोग बिहार से एग्जाम देने वाले हैं वो इस प्रश्न को और ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सुशांत सिंह का जो बेसिक रिलेशन या फिर नेटिव प्लेस है वो उनका राज्य बिहार है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि एक प्रश्न यहां से और भी बनाया जा सकता है कि 2020 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसे मिलेगा? और ये भी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सुपर 30 फिल्म
किस पे बना था? बिहार के मैथमेटिशियन अनंत कुमार पर। ठीक है, किसने बनाया था? ऋतिक रोशन ने। और ऋतिक रोशन को ही दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए चुना गया था, ठीक, 2020 में, और उन्हीं को यह अवार्ड मिला भी था। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सुशांत सिंह को मरणोपरांत 2021 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की बात कही गई है, तो उससे भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक बात आपको और भी याद होगा कि सुशांत सिंह MS धोनी मूवी किए थे, ठीक है, और इसके साथ साथ उनकी एक और मूवी थी कायपोचे, ठीक है। तो इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि उन्हें मिला नहीं था, लेकिन उनको नॉमिनेट करा गया था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीसीआई ने किसे 2020 से 2022 के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया? उत्तर है अनअकैडमी को। अब ये अनअकैडमी क्या है? तो अनअकैडमी जो है वो एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, ठीक है, यानी एजुकेशन के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक। अब इसके फाउंडर कौन है? तो अगर मुख्य फाउंडर की बात करें तो रोमन सैनी का नाम आता है, ठीक है, लेकिन इनके अलावा 2 और लोग भी हैं, जैसे गौरव मुंजल और कौन? हिमेश सिंह। तो ये तीनों लोग का फाउंडर में नाम आता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि जो गौरव मुंजल हैं उन्होंने 2010 में यूट्यूब पर एजुकेशन से रिलेटेड एक चैनल क्रिएट करा था, ठीक है। अनअकैडमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? अनअकैडमी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना कब करी गई? 2015 में। अब एक बात यहाँ पे टर्म है बीसीसीआई, ठीक है, और अनअकैडमी। तो जिस तरीके से अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप है, ठीक है, अर्थात एक सॉफ्टवेयर है, ठीक उसी तरीके से ड्रीम 11 का नाम आपने सुना होगा। वो एक ऑनलाइन एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप गेम खेल सकते हैं, ठीक। और उसने जो यूएई में हमारा आईपीएल हो रहा है उसका प्रायोजक कौन है? तो उसका प्रायोजक ड्रीम 11 है, 222 करोड़ के लागत के साथ। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। उससे पहले कौन होता था? तो उससे पहले चाइना की वीवो जो कंपनी है वो हुआ करते थे, ठीक है। तो उसको क्या किया गया? उसको हटा दिया गया, इंडिया चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्ट बीच में आ गए इस वजह से, ठीक। तो आप उससे भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही बात है आईपीएल हो रही है यूएई में, तो कब से कब तक है? तो 19 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। और वहीं पे हो रहा है अपना महिला T20, तो उससे भी आप ध्यान रखेंगे, जो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच होगा। तो इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहां पे वर्ड है बीसीसीआई, तो आइए उसको रिपीट करते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आपको मैंने पहले भी बताया कि बीसीसीआई जो है वो सबसे पहले 1928 में एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के रूप में बना था, ठीक है, 1928 में। और यही चल के आगे सेंट्रल लेवल पे आया और इसका नाम बीसीसीआई कन्वर्ट हुआ, ठीक। तो अगर आपसे पूछता है बीसीसीआई का पहले का स्टेज क्या था, तो वो था तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है बीसीसीआई का? तो ये है मुंबई में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सौरभ गांगुली। और इसके अलावा जो भी और भी फैक्ट्स अगर आपके पास हैं, ठीक, तो उनको आप पीछे जो लिखे हैं उसे एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। दक्षिण अफ्रीका में किस भारतवंशी जुल्लू राजकुमार को 3 मानद उपाधि दी गई है? ठीक, उत्तर है ईश्वर रामकृष्ण। यानी ईश्वर रामकृष्ण है, उनको दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशी जुल्लू राजकुमार की मानद उपाधि प्रदान की गई है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि यहां एक वर्ड है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है, ठीक है। उसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया एक देश है जो कि आखिरी बचा हुआ था पोलियो ग्रस्त से, ठीक। तो पिछले 4 सालों में यानी 2016 से लेकर 2020 तक नाइजीरिया में भी कोई भी पोलियो के पेशेंट या संक्रमित व्यक्ति नहीं पाए जाने की वजह से आखिरी देश जो था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाइजीरिया, उसे भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। और पोलियो का टीका किसने बनाया? जोनास ई सॉल्क ने। और पूर्ण रूप से अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो पोलियो से मुक्त हो चुका है, ठीक। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि अभी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने आपको ये चीज बताया था। तो इसे भी आप क्या करेंगे? ध्यान पे रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। किस राज्य सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और वहां की
गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उन्हीं आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ, कहां का? तो उनको मिला हुआ है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे कौन? लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक, जिसकी वजह से अतिरिक्त प्रभार में कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको बताया भी है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं, और उनके पेमेंट की बात जब आएगी कि वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल है, तो उनको क्या पेमेंट 2 जगह का मिलेगा या 3 जगह का मिलेगा? तो उसका जो आंसर होगा, या अर्थात उसके बारे में जो आपको कहा जाएगा वो ये कि वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उनको किस आनुपातिक प्रक्रिया के तहत वो पेमेंट कराएंगे, ठीक। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए एक और अच्छी सूचना भी है कि जिस तरीके से हमने आपको राष्ट्रपति का प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया, और ये मेरा विश्वास है कि आप उसे देख करके किसी भी तरीके का प्रश्न बनाएं तो आपसे बहुत आसानी से सभी प्रश्न हल होंगे, क्योंकि उसके 3 लेक्चर हमने दिए, जिसमें 2 लेक्चर कॉन्सेप्ट के और 1 लेक्चर प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र के। तो आप उसे देखें, और बहुत ही जल्द आपके इसी चैनल पर राज्यपाल से संबंधित वीडियो अपलोड होगा, तो उसे भी आप देख लेंगे। तो उसके बाद आपको न राष्ट्रपति से कोई समस्या रह जाएगी और ना ही राज्यपाल से। तो अब यहां पे एक टर्म आया एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। और किसने इसको लॉन्च करा है? तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के लोग इसे ज्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब ध्यान देंगे ऐसा किया क्यों गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है, जो एनआरआई हैं, ठीक, वो अपने देश से बाहर तो रहते हैं, लेकिन वो अपने देश को टैक्स देते हैं, तो उनके परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ठीक, वो एनआरआई इस पोर्टल पे डाल देंगे, जिससे कि स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार के पास एक डेटा तैयार होगा, और उस डेटा के माध्यम से राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन उनकी मदद कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कितने खिलाड़ियों को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? उत्तर है 5 खिलाड़ी को। ध्यान देंगे कि अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और आपको अभी अभी मैंने बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 लाख कर दिया गया। अब ध्यान देंगे कि ये 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, और ये अभी शामिल नहीं हो पाएंगे इसमें, क्यों? क्योंकि ये निकल चुके हैं जो आईपीएल हो रहा है उस दौरे पर, ठीक है। साथ ही साथ विनेश फोगाट जो कि महिला पहलवान है, ठीक, ये कोविड से संक्रमित हैं, इस वजह से ये इस पुरस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं। इसके बाद महिला टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बात्रा हैं, और पैरा एथलीट मरियम थंगावेलू हैं। इन 5 को प्रदान किया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब ध्यान देंगे कि रोहित शर्मा से पहले 3 क्रिकेटर और भी हैं जिनको कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जैसे सचिन तेंदुलकर को, एमएस धोनी को और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो रोहित शर्मा जो है वो 4थे क्रिकेटर होंगे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था अनुच्छेद 213 के तहत, यानी 213, ठीक। जबकि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश का अधिकार अनुच्छेद 123 यानी कि 123 के तहत है, ठीक। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके साथ साथ आज का प्रश्न है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां है? अगर आप इस चीज को ध्यान से देख रहे होंगे तो इस चीज को मैंने मेंशन भी करा है, ठीक, कि कहां है। और एक टर्म मैंने और भी यूज किया था, उड़ान, जिसका फुल फॉर्म क्या मैंने बताया था? उड़े देश का आम नागरिक। कौन मंत्री हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीजों को रिपीट करते हुए अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स आज किसी भी स्थिति में आप तैयार कर लें। साथ ही साथ आपके लिए एक और भी बेहतर सूचना है कि अगस्त से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण डे हैं उनको या तो मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा आज ही शाम तक, या फिर उनको लिख करके और इसी चैनल पे जो पोस्ट किया जाता है उस पर मैं उसे पोस्ट कर दूंगा। वो समय के अनुसार मैं इन दोनों में से कोई भी चीजें आपको आज शाम तक अवेलेबल करा दूंगा। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले डेली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।